Hello everyone, in this video we are going to discuss section 94 and 95 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अभी तक हमने 93 तक कंप्लीट कर लिया। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो सेक्शन 94 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है या उसकी प्रूफ देनी है तो हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना है, ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ही हो गया कि हम बेस्ट एविडेंस को प्रेफर कर रहे हैं। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस हमने पढ़ा है कि रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस वो होता है कि हमेशा अगर बेस्ट एविडेंस हमारे लिए अवेलेबल है तो वो एक सुपीरियर एविडेंस होता है और उस पर किसी और एविडेंस को प्रेफर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 94 सेज दैट evidence of terms of contract, grant and other disposition of property reduced to the form of document। यहाँ पे तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स या कोई अदर डिस्पोजिशन, तीन बातें हो गई। 94 says that when the terms of a कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं या ग्रांट या किसी अदर डिस्पोजिशन के जो टर्म्स हैं ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख दिया गया है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में तब्दील कर दिया गया है। एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, या और अदर केसेस में, सारे केसेस में जहां मैटर की ज़रूरत थी कि आप उसको डॉक्यूमेंट में ही फॉर्म करिए, तो कोई भी एविडेंस, नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता है टू बी गिवन इन प्रूफ ऑफ टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। बहुत ही सीधी भाषा में ये बात कह दी गई कि जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन की बात हो रही है जिसे रिटन फॉर्म में लिखना या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रखना जरूरी है, तो उन मामलों में कोई भी अदर एविडेंस नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या फिर सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं ऑफ इट्स कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स, उस डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी गई है उसकी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं इन केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। जिन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है उन केसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस के बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, आप उन सेक्शंस को जाकर हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं रहता या प्राइमरी एविडेंस हम लोग नहीं किसी तरह से कोर्ट में ला सकते हैं, तो उन मामलों में कोर्ट अलाउ कर देती है कि आप सेकेंडरी एविडेंस लेकर आइए। तो जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ, पहले तो बोला गया कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ को प्रोड्यूस करना जरूरी है या फिर उसकी सेकेंडरी एविडेंस को हम अवेलेबल कर सकते हैं जहाँ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है अंडर द प्रोविजन हियर इन बिफोर कंटेंट, जो बातें बिफोर हमने कह चुकी है। अब एक्सेप्शंस, इसके दो एक्सेप्शन है यहाँ पे। when public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed did not be proved। अब जहाँ पब्लिक ऑफिसर ने कोई एक्ट कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पब्लिक ऑफिसर से कोई सर्टिफाइड कॉपी बनवाई या कोई डॉक्यूमेंट हमने उस पर्सन से बनवाया, तो उस पर तो जो पब्लिक ऑफिसर है उसने उस पर साइन किया होगा, उसने जिस प्रोसेस से डॉक्यूमेंट बनाया गया है, तो उस पब्लिक ऑफिसर को हमें कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है, या उस पब्लिक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कैसी हुई थी या फिर वो पब्लिक ऑफिसर जेन्युइन है या नहीं, ये सारी बातें हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पता रहना चाहिए कि पब्लिक ऑफिसर है, उसने ये डॉक्यूमेंट बनाई है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय प्रोबेट। अब जो विल्स होते हैं, जो उसे हम प्रोबेट के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। हमने 94 में ये बात कही कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कोर्ट में लाना जरूरी है। एक्सेप्शन 1 में बोल दिया गया पब्लिक ऑफिसर जिसने वो राइटिंग करी है या डॉक्यूमेंट बनाया है उसे लाने की जरूरत नहीं है, या ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसे किस तरह से अपॉइंट किया गया था। वही एक्सेप्शन 2 में बोल दिया गया कि जो विल्स होते हैं, विल्स को हम प्रोबेट के थ्रू भी कर सकते हैं और एविडेंस दे सकते हैं प्रोबेट के थ्रू भी। प्रोबेट जो होता है वो एक तरह की सर्टिफाइड कॉपी होती है, ठीक है, कि हाँ हमने विल एग्जीक्यूट करा था इन प्रॉपर मैनर विद अटेस्टेड पर्सन, विद अटेस्टिंग विटनेसेस, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है, तो वो प्रोबेट को एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट माना गया है of will। Now comes the explanation 1. It says that this section applies equally to cases in which contract, grant or disposition of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one।
एक्सप्लेनेशन 1 में इतनी सी बात कह दी गई कि जहां पर आपको इन 3 चीजों को प्रूफ करना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट एंड डिस्पोजिशन, और वो एक डॉक्यूमेंट के बजाय 2-3 डॉक्यूमेंट्स में फैला हुआ है, तो वो सारी चीजें आप लाके कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। और ये सेक्शन इक्वली अप्लाई हो जाएगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज दैट वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूव्ड। जहां पर एक से ज्यादा ओरिजिनल प्रेजेंट है तो आप किसी एक ओरिजिनल को भी कोर्ट में लाके प्रोड्यूस कर दीजिए, दैट इज इनफ। मतलब सेवरल ओरिजिनल्स अगर कोर्ट में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सिर्फ एक ही ओरिजिनल को लेकर आइए, दैट इज इनफ। अब नेक्स्ट कम्स द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर of fact other than the facts referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same facts। यहाँ पर कह दिया गया कि जब आपको अदर फैक्ट्स प्रूव करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अदर फैक्ट्स को अगर प्रूव करना है तो आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस कोर्ट में दे दीजिए। Now comes the illustration. Illustration A says that if a contract be contained in several letters, कई सारे लेटर्स में है एक कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑल लेटर्स इन विच इट इज कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड, तो वो सारे लेटर को प्रूव करने की जरूरत है। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट बनी हुई है तो द बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रूव करना जरूरी है। इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन सेट ऑफ 3, अगर वो 3 के सेट में दिया गया है, जैसे 3 ओरिजिनल जो होते हैं, एक एक पर्सन को एक एक ओरिजिनल दे दिया गया, तो सिर्फ एक भी अगर आप कोर्ट में लेकर आएंगे तो आपके लिए काफी रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन 3 में ये बात कही गई है, सॉरी एक्सप्लेनेशन 2 में बात कही गई है कि सिर्फ एक ओरिजिनल लाने से भी काम चल जाएगा, एक्सप्लेनेशन 2। नेक्स्ट कम्स ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग विद बी के साथ ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा विद इन राइटिंग फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टन टर्म्स। द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन इन द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि बी ने ए को पैसे दे दिए हैं ऑफ इंडिगो, और फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन oral evidence is offered that no payment was made for other indigo, तो evidence is admissible। B ने A को पैसे दिए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि कुछ पैसे उसने दे दिए हैं और कुछ पैसे नहीं दिए हैं, तो कुछ पैसे जो नहीं दिए हैं उसके बारे में वर्बली बात हो गई थी इनके बीच, तो ओरल एविडेंस दिया जा सकता है कि हाँ कोई अदर पेमेंट नहीं किया गया है और वो एडमिसिबल हो जाएगा। दिस इज एक्सप्लेनेशन 3। नेक्स्ट कम्स ए गिव्स बी अ रिसीट फॉर मनी पेड बाय बी। ए ने बी को रिसीट दिया, बी ने ए को पैसे दिए और उस पैसे की रिसीट दे दी ए ने, तो ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट ऑफ द एविडेंस इज एडमिसिबल, तो ओरल एविडेंस दिया जा सकता है कि हाँ पेमेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स 95 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। तो द जनरल rule is that if you have to prove any document you need not produce any oral evidence in the court, but there will be some exceptions we will see in which oral evidence can also be given for proving the documents। Let's start। Section 95 says that when terms of any such contract, grant या other disposition, यहाँ पर भी इन्हीं तीनों चीज के बारे में हमेशा बात हो रही है, और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रेड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, या कोई अदर मैटर है जिसे रिटन फॉर्म में लिखना जरूरी है, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94, और 94 के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया है उन चीजों को, तो कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, कोई भी ओरल एग्रीमेंट नहीं दिया जा सकता है, और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, ना ही कोई ओरल एग्रीमेंट या ही कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, उन बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वैरी करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स टर्म्स, कि टर्म्स में ये बात लिखी हुई है, हमने तो उसे प्रूव कर दिया सेक्शन 94 में डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करके, पर अब हम ओरल एग्रीमेंट देना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं जो बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है वो नहीं, वो ऐसे नहीं चलेगी, वो दूसरे तरह से चलेगी, तो ये इन चीजों के लिए हम ओरल एग्रीमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज द जनरल रूल। Then comes proviso which says that any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want or failure of consideration or mistake in fact of law। तो इसकी प्रोविजन में सिर्फ इतनी सी बात कह दी गई कि जहां पर भी अगर हमारे पास कोई ऐसा ओरल
एविडेंस है जो कि इनवैलिडेट कर देगा उस डॉक्यूमेंट को ही इनवैलिड कर देने वाला है वो ओरल एविडेंस। जैसे अगर हम प्रूव कर दें कि हमने जो एग्रीमेंट करा है या जो कॉन्ट्रैक्ट करा है वो फ्रॉड के बेसिस पे, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, इन सब बेसिस पे हुआ है, या फिर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई है, तो इन चीज़ों में वो डॉक्यूमेंट इनवैलिडेट हो जाएगी और उस पर हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एक्सेप्शंस इन विच हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फर्दर दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, जहां पर कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एज टू एनी मैटर ऑन विच डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, जहां पर डॉक्यूमेंट साइलेंट है, या फिर लेकिन ये बात एंड वर्ड दिया हुआ है, एंड ये बात कही गई है कि जब आप सेपरेट एग्रीमेंट दे रहे हैं, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट जहाँ पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है, तो आपको कुछ ऐसी बात नहीं कहनी है जो कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा विद इट्स टर्म्स। मे बी प्रूफ, तो उसे अप्रूव कर सकते हैं। इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोविजन अप्लाइज, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी। अगर कोई आप ओरल एग्रीमेंट दे रहे हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है, तो उन केसेस में सबसे पहले कोर्ट ये चीज देखेगी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो कितना फॉर्मल है। अगर वो बहुत ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट है तो उसमें आप ओरल एग्रीमेंट नहीं दे पाएंगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, जहाँ कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट, जो कि कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में कह रहा है कि ठीक है, आप अगर रिटर्न जो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उससे पहले आपको हमें ये टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो हमने ओरल एग्रीमेंट में ये बात कह दी थी कि ठीक है, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है अगर हम उसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करने से पहले आपको मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये मैंने ओरली आपको ये बात कह दी। तो अब इस स्टेटमेंट को हम कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। ठीक है, टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया इन दैट कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने वाला है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है। तो दिस मे बी प्रूफ, दिस ओरल एग्रीमेंट मे बी प्रूफ। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, कोई डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, टू रिजेंड या मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंड करने के लिए या मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए, या रिजेंड मतलब उसे कैंसल आउट करने के लिए अगर हम कोई अदर ओरल एग्रीमेंट देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। एक्सेप्ट, किन मामलों में नहीं दे सकते हैं, दैट इज इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन में ही ये बात है कि आपको ये अगर रिजेंट करना है या मॉडिफाई करना है तो आप उसको रिटर्न फॉर्म में करिए, या लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको वो रिटर्न फॉर्म में करना चाहिए था। या फिर अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और हैज बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेंट कराना है या मॉडिफाई कराना है तो उसमें आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, वो बात आपको लिख के देनी पड़ेगी, या मतलब रिटर्न फॉर्म में वो चीज होनी चाहिए। तो उन केसेस में आप नहीं दे सकते हैं ओरल एग्रीमेंट। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी यूसेज और कस्टम, अगर किसी यूसेज या कस्टम को प्रूव करना है बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट में ये बात तो लिखी नहीं गई है कि हमारे कस्टम में ऐसा होता है, हम इस तरह से ही इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उन मामलों में हम ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं जहाँ पे यूसेज और कस्टम की बात होगी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनेक्सिंग ऑफ सच इंसिडेंट वुड नॉट बी रिपग्नेंट टू और इनकंसिस्टेंट विद एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बट जो हमने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स दिए गए हैं उसमें अगर कोई बात लिखी हुई है उस बात से इनकंसिस्टेंट नहीं जाना चाहिए हमारा कस्टम। ठीक है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी कि हम आपको 100 रुपए में 1 kg एप्पल देंगे, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 100 रुपए में 1 kg एप्पल देने वाले हैं। अब हम कस्टम में ये बात कह रहे हैं कि नहीं, हमारे कस्टम में तो ये चीज है कि आज तक हमने 90 रुपए से ज्यादा किसी को दिया नहीं है एप्पल कभी भी, तो ये तो इनकंसिस्टेंट चल जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, इसीलिए इन मामलों में ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। Provided also that any fact may be proved which show in what manner the language of document is related to existing fact, हम ये भी चीज कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं ओरल एविडेंस देके कि किस मैनर में, या अगर लैंग्वेज में कोई एम्बिग्विटी है, लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में ओरल एविडेंस देकर कि किस मैनर में हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है,
Illustration says that a policy of insurance is affected on goods in ships from Kolkata to Visakhapatnam. तो goods are shipped in a particular ship which is lost. अब एक ही ship में particular ship में goods हमने ship करा था वो lost हो गई. तो fact that particular ship was orally expected from the policy cannot be proved. अब इसमें oral evidence कुछ नहीं दिया जा सकता है. Next says that A agrees absolutely in writing to pay B 1000 rupees. रिटर्न फॉर्म में उसने क्या दिया कि वो बी को 1000 रुपए देगा ऑन 1 मार्च 2023, 1 मार्च 2023 को देंगे. अब उसमें हम ओरल एग्रीमेंट नहीं दे सकते हैं कि हमने तो ये कहा था कि हम 31 मार्च तक देने वाले हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट चला जा रहा है. An estate called Rampur Tea Estate is sold by a deed which contain a map of the property sold. अब रामपुर टी स्टेट को बेचने की बात हो रही है और मैप में दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी के बारे में कि किस तरह से या कहाँ कहाँ कैसी फैली हुई है वो प्रॉपर्टी. तो द फैक्ट दैट land not included in the map had always been regarded as part of estate and was meant to pass by the deed cannot be proved. अब उस मैप में उस लैंड के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है तो हम ये प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि हाँ भले इस मैप में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम तो हमेशा से इस लैंड को इस मैप का ही पार्ट मानते आए हैं. दिस कैनॉट बी प्रूव्ड. Illustration D says that A enters into a writing contract with B to work certain mines. Certain mine में काम करने के लिए A ने B के साथ contract कर लिया. तो the property of B upon certain terms. A was induced to do so by misrepresentation of B's as to their value. This may be proved. अब वहां पर ये बात हुई कि ए को इंड्यूस किया गया है, उकसाया गया है कि बी उसे कुछ मिस रिप्रेजेंट करके अपना प्रॉपर्टी या माइंस के बारे में मिस रिप्रेजेंट करके उसे उकसा दिया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा माइंस है और यहाँ पर आप काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा, इस तरह की बातें करके. तो ये इसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में. ए इंस्टीट्यूट्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. And also pays that the contract may be performed as to one of its provision and that provision was inserted in by mistake. A may prove that such mistake was made and would be law entitled to have the contract reformed. अब A और B के बीच में कोई परफॉर्मेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस पर सूट बना तो उस केस में यहाँ ये बात कही जा सकती है कि हमने जो क्लॉज इसमें इंसर्ट किया था वो बाय मिस्टेक कर दिया था. बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, सारे इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. ये सारे प्रोविजन से रिलेटेड ही है जिसमें ये बात कही गई है कि आप ओरल एग्रीमेंट कब कब दे सकते हैं. जनरल रूल है कि आप नहीं दे सकते हैं और इन ग्राउंड्स पे या इन प्रोविजंस में अगर ये फॉल कर रहा है इलस्ट्रेशन तो ही आप उसमें ओरल एविडेंस दे सकते हैं. ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे सेक्शन 94 95 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट सेक्शन में हम 96 से 103 तक कंप्लीट करने वाले हैं. थैंक यू.